रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि अपनी जो पिछली क्लास थी वो कोटा के हाड़ा राजवंश के बारे में थी, तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करेंगे और अगले जो कोटा के शासक होते महाराव गुमान सिंह हाड़ा उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन महाराव उम्मेद सिंह के बारे में, फिर महाराव किशोर सिंह और लास्ट में अपन राम सिंह सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस कोटा के हाड़ा राजवंश की ये अपनी अंतिम क्लास है। इसके बाद में अपन किसको पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश को, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराव गुमान सिंह हाड़ा। महाराव गुमान सिंह हाड़ा और शासक कहां के? कोटा के। कौन? महाराव गुमान सिंह हाड़ा। अब गुमान सिंह का मतलब गुमान का अर्थ अगर अपन हिंदी की दृष्टि से देखें तो गुमान का अर्थ होता है अहम, अभिमान, घमंड। तो इनके द्वारा क्या किया गया? पहले जो कोटा के दीवान बने हुए थे झाला जालिम सिंह, उनको दीवान के पद से हटा दिया गया। क्या किया गया? इनके द्वारा झाला जालिम सिंह झाला जालिम सिंह को कोटा के दीवान पद से हटाया गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो गुमान सिंह हाड़ा थे, इनके द्वारा जो झाला जालिम सिंह थे इनको दीवान के पद से हटा दिया गया। और बात करें झाला जालिम सिंह की, तो झाला जालिम सिंह द्वारा मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया के यहां शरण ली गई और मेवाड़ शासक द्वारा इनको मतलब झाला जालिम सिंह को इनको चीताखेड़ा की जागीर प्रदान की गई। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि झाला जालिम सिंह थे, इनके झाला जालिम सिंह के द्वारा झाला जालिम सिंह कहां पे चले गए? मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया के पास में चले गए और वहां पे भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा इनको शरण दी गई और भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा ही इनको एक जागीर भी प्रदान की गई। एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा झाला जालिम सिंह को कौन सी जागीर प्रदान की गई थी? तो आप नाम याद रखोगे, चीताखेड़ा की जागीर।
ये प्रदान किसने की? भीम सिंह सिसोदिया ने। किसको? झाला जालिम सिंह को। तो माराव गुमान सिंह हाड़ा के पश्चात कोटा के जो अगले शासक बने थे उनका नाम था माराव उम्मेद सिंह हाड़ा। तो अपन महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा के बारे में भी चर्चा करते हैं। महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा अगले शासक कौन थे? कोटा के महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा। तो इनके द्वारा क्या किया गया? इनके बारे में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वह आप याद रखना। कोटा शैली का, कोटा शैली का स्वर्ण काल इनका शासनकाल माना जाता है। कहने का मतलब आपको पता होगा शिकार करते हुए औरतों के चित्र कौन सी शैली के प्रसिद्ध है? जब मैं आपको चित्रकला पढ़ाऊंगा राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में उस समय आपको बताऊंगा। अभी आप ये याद रखोगे कि कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? तो महाराव उम्मेद सिंह जो हाड़ा थे इनका शासनकाल कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये जो उम्मेद सिंह थे इनके द्वारा 26 दिसंबर इनके द्वारा 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि की गई। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा थे इनके द्वारा मैंने पहले आपको गुमान सिंह हाड़ा के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि झाला जालिम सिंह को इनके द्वारा दीवान के पद से हटा दिया गया, लेकिन इस उम्मेद सिंह हाड़ा ने वापस कोटा का दीवान किसको बनाया? कोटा का दीवान बना दिया वापस किसको? झाला जालिम सिंह को। झाला जालिम सिंह को मैं क्या बता रहा हूं कि महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा ये कोटा के शासक थे और इन्हीं उम्मेद सिंह हाड़ा के द्वारा ये जो झाला जालिम सिंह थे इनको वापस कोटा का दीवान मान लिया गया, यानी कोटा का दीवान वापस किसको बना दिया? झाला जालिम सिंह को। अब होता क्या है मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि इनके द्वारा किसके द्वारा 26 मतलब ये जो उम्मेद सिंह हाड़ा है इनके समय में 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर ली जाती है? आश्रित पार्थक्य की संधि कर ली जाती है। और ये संधि करता कौन है मैं आपको अभी बताता हूं। ये संधि किसके द्वारा की गई? झाला जालिम सिंह के द्वारा। किसके साथ की गई? अंग्रेजों के साथ। कहने का मतलब साथ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संधि तो वैसे राजा के द्वारा करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे संधि कर किसने ली? झाला जालिम सिंह ने। तो ये एकमात्र ऐसी रियासत थी, आप नोट लगा के लिख भी सकते हो कि ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके सेनापति या दीवान के द्वारा सबसे पहले संधि की गई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एकमात्र ऐसी रियासत
ऐसी रियासत, एकमात्र ऐसी रियासत जिसके दीवान, या दीवान को अपन कह सकते हैं सेनापति, द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे संधि किसको करनी चाहिए थी, उमेद सिंह हाड़ा को, लेकिन यहाँ पे संधि कर किसने ली, झाला जालिम सिंह ने। और संधि की शर्त भी बताता हूं मैं आपको। संधि में कहने का मतलब जो भी डिसीजन लेंगे वो कौन लेंगे, अंग्रेज लेंगे। ऐसी कुछ संधि की शर्तें रखी गई कि जो भी अगर कोई फैसला लेना होगा महत्वपूर्ण राजकाज से संबंधित, तो वो फैसला किसके द्वारा लिया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा लिया जाएगा। और कितना टैक्स वगैरह निर्धारित करना है वो सब, मतलब कोटा के प्रशासनिक अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए। किस संधि के तहत, आश्रित पार्थक्य की संधि के तहत। और करने वाला कौन था, ये झाला जालिम सिंह था। तो इस संधि में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं स्टार लगा के। आप यहाँ से लिखता हूं मैं कोटा का सर्वे सर्वा झाला परिवार को माना जाए। ऐसे करके ये झाला जालिम सिंह के द्वारा इनके साथ में संधि की गई थी। तो अभी तक मैंने आपको महाराव गुमान सिंह हाड़ा और महाराव उमेद सिंह हाड़ा के बारे में बताया है। ये जो गुमान सिंह हाड़ा थे, इनके द्वारा झाला जालिम सिंह को कोटा के दीवान पद से हटाया गया। और इनके द्वारा, किसके द्वारा, झाला जालिम सिंह के द्वारा मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया के यहाँ पे शरण ली जाती है। और भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा इनको चीता खेड़ा की जागीर भी प्रदान की जाती है। उसके बाद में मैंने आपको महाराव उमेद सिंह हाड़ा के बारे में बताया। इनका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, या कोटा शैली का स्वर्णकाल उमेद सिंह हाड़ा का शासनकाल कहलाता है। 26 दिसंबर 1817 को इनके समय में आर्थिक पार्थक्य की संधि होती है। और संधि करने वाला था कौन, झाला जालिम सिंह। तो कोटा की तरफ से यह संधि करने वाले पहले, कहने का मतलब सेनापति के द्वारा संधि की गई यह पहली ऐसी रियासत थी। कौन सी, कोटा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोटा का सर्वे सर्वा अब झाला परिवार को भी माना जाएगा। अर्थात इस संधि में यह लिख रखा था कि जितना सम्मान, या कहने का मतलब जितना प्रशासनिक अधिकार कोटा के हाड़ा राजवंश को है, उतना ही प्रशासनिक अधिकार किसको रहेगा, झाला परिवार को रहेगा। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करेंगे। तो अगले जो कोटा के शासक बनते हैं उनका नाम है महाराव किशोर सिंह हाड़ा, जिनके द्वारा किशोर सागर तालाब का निर्माण भी करवाया गया था। तो अपन अब किशोर सिंह हाड़ा के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले जो कोटा के शासक होते हैं उनका नाम था किशोर सिंह हाड़ा। अगले जो कोटा के शासक थे उनका नाम था महाराव किशोर सिंह हाड़ा। अगले कोटा के शासक कौन, महाराव किशोर सिंह हाड़ा। तो इनके द्वारा कोटा में किशोर सागर
इनके द्वारा कोटा में किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया? किशोर सागर तालाब का निर्माण महाराव किशोर सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। आगे अपन बात करें तो इन्होंने जो संधि की शर्तें अंग्रेजों ने लगाई थी आर्थिक पार्थक्य की संधि के अंतर्गत, उन संधि शर्तों को हटाने का इनके द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन यह असफल रहे। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, इनके द्वारा संधि शर्तों को हटाने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे। और अगर बात करें अपन इनके समय में, किशोर सिंह हाड़ा के समय में कोटा के दीवान कौन थे? तो कोटा के दीवान थे इस समय माधो सिंह। अगर बात करें इनके समय दीवान की, तो कोटा के जो दीवान थे उनका नाम था क्या? माधो सिंह। इनके समय में कोटा के दीवान कौन? माधो सिंह। और आगे अपन बात करें तो इनके समय का एक युद्ध भी आता है, युद्ध का नाम था, युद्ध कौन सा आता है इनके समय का? तो युद्ध आता है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध। और ये हुआ कब था? तो आप बता सकते हो 1821 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और मांगरोल कहां पे पड़ता है? बारां में। तो ये थे महाराव किशोर सिंह हाड़ा। आपसे इस मांगरोल के युद्ध के बारे में यह पूछा जा सकता है कि ये युद्ध हुआ कब था, क्योंकि वैसे ये इंपॉर्टेंट युद्ध नहीं है और बहुत छोटा युद्ध है, तो आप इसको याद रख सकते हो। मांगरोल का युद्ध हुआ था 12 में 1821 ईस्वी में हुआ था और महाराव किशोर सिंह हाड़ा के समय में यह युद्ध हुआ था। तो अगले जो कोटा के शासक बनते हैं, जो 1857 के मतलब 1857 की जो महान क्रांति है उसके मतलब समय थे, तो अगले जो कोटा के शासक थे उनका नाम था राम सिंह सेकंड। तो अपन राम सिंह सेकंड की भी चर्चा करते हैं। महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय। अगले कोटा के शासक कौन? किशोर सिंह के बाद में महाराव राम सिंह सेकंड। तो इनके बारे में अपन बात करें तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय कहां के शासक थे? कोटा के शासक थे। आगे पर बात करें तो लॉर्ड रॉबर्ट आयोग की सिफारिश के आधार पर इनको 17 तोपों
के स्थान पर 11 तोपों की सलामी दी जाने लगी। अब आपको ये समझने में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या मामला है, कैसे 17 तोपों की सलामी फिर 11 पे आ गए। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पे भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा कोटा की बता रहा हूं मैं विशेष रूप से, भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। फिर ये मामला लाला जरदयाल और मेहताब खां के हाथ में आया तो उन्होंने क्या किया, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उसका सिर काटकर कोटा के परकोटे के दरवाजे पर लटका दिया गया। और ये जो राम सिंह सेकंड थे उस समय शासक, इनको क्या कर लिया, नजरबंद कर लिया था। फिर अंग्रेज अधिकारी जैसे राजस्थान के एजीजी की बात करें तो एजीजी के प्रधान नेतृत्व में यहाँ पे सेना आई और सेना में करौली का जो शासक था मदन पाल, वो भी इनके साथ में आया था, अंग्रेजों के साथ में। तो इनके द्वारा मदन पाल और जो राजस्थान के एजीजी थे उनके द्वारा इस राम सिंह सेकंड को आजाद करवाया गया। और फिर क्या होता है कि जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है, उन पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा ये जो कोटा के जो राम सिंह सेकंड थे, इनको पहले 17 की दी जाती थी, तो 17 के स्थान पर घटाकर कितनी कर दी, 11 तोपों की सलामी। और करौली का जो शासक था मदन पाल, उसको क्या किया, 11 तोपों के स्थान पर उसको क्या किया, 17 तोपों की सलामी प्रदान कर दी। तो ये तोपों की सलामी एक प्रकार का सम्मान था। तो कोटा के सम्मान में कमी आई और फिर अपन इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा अपन करेंगे 1857 की महान क्रांति में। तो अभी आपको ये याद रखना है, लॉर्ड रॉबर्ट आयोग की सिफारिश के आधार पर 17 तोपों के स्थान पर इसको 11 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। उसके अलावा इसी राम सिंह सेकंड के समय में 1838 में झालावाड़ रियासत का गठन किया गया था। तो वह भी मैं लिख देता हूं, इनके समय 1838 ईस्वी में झालावाड़ नामक एक नवीन रियासत का गठन किया गया और झालरापाटन को झालावाड़ की राजधानी बनाया गया था। मैं क्या बता रहा हूं, 1838 में अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत गठित कर दी और झालरापाटन को इसकी राजधानी भी बना दिया गया। अब अगर आपसे पूछे कब महाराव राम सिंह सेकंड के समय में कोटा के दीवान कौन थे, तो उनका नाम था झाला मदन सिंह। दीवान कौन थे कोटा के, तो उनका नाम था झाला मदन सिंह। आगे अपन बात करें तो ये झालावाड़ अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एकमात्र नवीन रियासत और सबसे प्राचीन रियासत थी। तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई ये अंतिम और नवीन रियासत थी। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम व नवीन रियासत, कैसी रियासत में यहां पे लिख देता हूं, अंतिम व नवीन रियासत। अर्थात नवीन का मतलब तो क्या होता है, सबसे बाद में बनी, अर्थात सबसे नई रियासत कौन सी थी, झालावाड़।
और सबसे बाद में अंग्रेजों ने कौन सी रियासत बनाई, तो उसका भी आंसर झालावाड़ ही आएगा। अगर बात करें अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतों की, तो मैं आपको यहाँ पे अलग से लिख देता हूं। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कौन सी रियासत बनाई गई, धौलपुर। धौलपुर। और ये अंग्रेजों ने धौलपुर कब बनाई, 1804 ईस्वी में। ये मैं अलग से लिख देता हूं। सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या बनाई, टोंक बनाई। और ये टोंक रियासत कब बनाई थी इनके द्वारा, तो अंग्रेजों ने टोंक रियासत 1817 ईस्वी में बनाई थी। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अंग्रेजों ने कौन सी रियासत बनाई, तो तीसरे नंबर पे बना दी इन्होंने झालावाड़। झालावाड़। और झालावाड़ कब बना दी, 1838 ईस्वी को। और किन्होंने बनाई, अंग्रेजों ने। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पहली रियासत कौन सी थी, तो आप बताओगे धौलपुर 1804 में। और अंतिम और नवीन रियासत कौन सी थी, तो आप बताओगे झालावाड़। और कब बनाई गई, 1838 में। और टोंक से क्या प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में एकमात्र या तो नवाबों की नगरी के नाम से पूछेगा, या मुस्लिम रियासत कौन सी थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो उसका नाम आता है टोंक, जो बनी कब, 1817 ईस्वी में। तो यह मामला था कोटा के इस हाड़ा राजवंश का। तो आप इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो। अब अपनी अगली जो क्लास है वह किसके बारे में होगी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। किस प्रकार हरिश्चंद्र के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश को राजस्थान में स्टेब्लिश किया गया, और गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, या इसके अलावा क्या मत प्रचलित है, तो अपन उन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अपनी जो अब रेगुलर क्लास है वह 11 बजे होगी। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करें, और इनके अच्छे से नोट्स बना के अपनी तैयारी को आप मजबूत करें, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।